नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अब यहाँ पर पहले हम एक फिगर ले लेते हैं, एक फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाई है। यहाँ पर देखिए, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट इसको दिया गया है। और हम ये मान रहे हैं कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो यहाँ 1 से एंटर करेगा, और जो उसकी कंडीशन होगी यहाँ पर 1 के थ्रू हमने दिखाई है, और इसी तरह से वो यहाँ से एग्जिट करेगा। यानी कि जो ये 2 पॉइंट है, ये कंडीशन दिखा रहा है सिस्टम की इस सेकंड पॉइंट के ऊपर। जो एनर्जी होगी ये भी हमें कंसीडर करना है, जो एंट्री पर होगी और जो एग्जिट पर होगी, उसको हम 1 और 2 के नाम से यानी कि नंबर से हम दिखाएंगे। तो ये चीज़ हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सिस्टम के लिए हम मान लेते हैं जो मास फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो मास फ्लो है थ्रू द सिस्टम वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरे अजम्पशन मान लेते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, या ऐसा कह लें कोई भी चेंज नहीं होगा केमिकल कंपोजिशन में जो हम यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, या कहें कि कोई भी किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। थर्ड हम ले लेते हैं, इसके अंदर अजम्पशन है ये, स्टेट ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। जो स्टेट रहेगी फ्लूइड की वो किसी भी पॉइंट पर ले ले, यानी कि किसी भी पॉइंट पर ले ले तो वो जो है कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम कहें तो जो स्टेट ऑफ फ्लूइड है वो कांस्टेंट रहेगी, किसी भी पॉइंट पर ले ले, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एक जैसी रहेगी। उसके बाद अजम्पशन जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी, उनको ही यहाँ पर कंसीडर किया गया है, उसी को कंसीडर करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मैग्नेटिक, इस तरह की जो एनर्जी है उनको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हम बस इन्हीं एनर्जीज की बात करेंगे। इस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है वो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म रहेगी, तो ये भी चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद जो हीट और वर्क का इंट्रैक्शन होगा वही हम लेंगे, यानी कि सिर्फ जो इंट्रैक्शन है हीट और वर्क का जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा वही हम लेंगे। तो ये चीज़ हमने, ये जो असम्पशन है ये हमें याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि 1 से जो है वर्किंग फ्लूइड एंटर करेगा और 2 से जो है वर्किंग फ्लूइड जो है आउट होगा। अब यहाँ पर ये डेटम लाइन है, यहाँ से जो एलिवेशन है ये Z1 ले लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट तक का है, और यहाँ से ये जो एलिवेशन है इसको हम Z2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो है हमने ये डॉटेड के अंदर ये जो हमने डैश डैश दिखाई है ये जो है सिस्टम बाउंड्री है। तो ये जो है सिस्टम बाउंड्री है, ये चीज़, ये डायग्राम अच्छी तरह से हमें समझना है। अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते ना प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर जो E1 है, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो E1 है यानी कि एनर्जी है एट पॉइंट 1 पर, और प्लस माइनस वर्क डन, यानी कि आप यहाँ पर वर्क डन को दिखा सकते हैं, हीट को दिखा सकते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन होगी। यानी कि जो एनर्जी है फर्स्ट पॉइंट पर जो एंट्री होगी वर्किंग फ्लूइड की, प्लस माइनस जो वर्क डन, यानी कि ये प्लस माइनस क्यों यूज किया है वर्क डन और हीट के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्क डन जो है हम सिस्टम को दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, इसी तरह से हीट उसको दे रहे हैं या ले रहे हैं, उस हिसाब से ये साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, यानी कि ये साइन चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं प्लस माइनस W प्लस माइनस Q, यानी कि कोई भी कंडीशन हो तो हम यहाँ पर कोई भी साइन ले लें अभी। तो अभी दोनों साइन रखते हैं, और जो एनर्जी होगी E1 प्लस माइनस W प्लस माइनस Q इक्वल टू किसके होनी चाहिए, जो एनर्जी एट E2 है। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेगा कि यानी कि जो एनर्जी है और उसके अंदर प्लस माइनस वर्क डन हुआ या प्लस माइनस हीट हुई वो एट पॉइंट 2 एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। इतना क्लियर है। यहाँ पर E क्या दिखा रहा है, E जो है सम ऑफ ऑल एनर्जीज है जो हमने इस फ्लूइड के साथ देखी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फ्लो एनर्जी। इन एनर्जीज के बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, उनकी जो रिलेशन है वो भी हम निकाल चुके हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर इसी रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी रिलेशन को थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ M, अब यहाँ पर ये क्या है Z1 बाय JC, ये जो टर्म है Z1 बाय JC और G बाय GC, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे पर यूनिट मास। ये क्या है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, E1 जो है सारी एनर्जीज हैं इनका सम है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। M हमने बाहर ले लिया, और ये जो है अब यहाँ पर जैसे Z1 बाय JC है, G बाय GC है, ये पहले हमने डिस्कस किया था सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट मास, और ये जो है जूल पर केजी में है, और यहाँ पर जो Z है वो मीटर्स के अंदर है। ये जो Z है ये मीटर्स के अंदर है, यानी कि ये जो हाइट है मीटर्स के अंदर हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, V1 स्क्वायर डिवाइड में 2GC JC, ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये भी हमने निकाली थी, पर यूनिट मास है, ये भी जूल पर केजी में है, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं। और जो यहाँ पर V है ये मीटर पर सेकंड में है, जो यहाँ पर V है ये, तो ये मीटर पर सेकंड में होगी वेलोसिटी। उसके बाद जो U है, ये टर्म आपको पता ही है, ये होती है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, जूल पर केजी हम इसको लेंगे। इसी तरह से जो ये है हमारे पास PVS जो बाय JC जो है, ये होता है हमारे पास फ्लो वर्क।
ये जो होता है फ्लो वर्क, जो हमने पहले समझ ली है, ये सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं दोबारा से। यानी कि इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क जब ये दोनों मिलते हैं तो वो क्या होती है, एंथैल्पी हो जाती है। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी टर्म आपको समझ आ गई। हमने एनर्जी की जगह ये सारी रख दी, पर यूनिट मास है इसलिए मास हमने बाहर ले लिया। प्लस माइनस डब्ल्यू है, प्लस माइनस क्यू है। अब E2 की जगह इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, E2 की जगह सेम टर्म लिखेंगे सारी, बस यहाँ 2 पॉइंट आ जाएगा, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ 1 पॉइंट लिया है वहाँ 2 पॉइंट आ जाएगा, यानी कि जो स्टेट जो सेकंड है उस पर जो सिस्टम की कंडीशन है तो वो हमने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर अगर जेसी को इक्वल टू 1 रखते हैं, हमें पता है ऐसा यूनिट के अंदर जो वैल्यू है जेसी की 1 रहती है और जीसी की भी 1 रहती है, यानी कि जैसे ये जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो जैसे ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे जेसी और जीसी की, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि सारी जो जेसी और जीसी जो है 1 पुट कर दी तो हमारे पास ये टर्म बन जाएंगी लेफ्ट के अंदर और ये राइट के अंदर, जो अभी हमने समझी। उसके बाद अगर हम बात करें U प्लस पीवीएस, यानी कि ये जो चीज़ है इंटरनल एनर्जी और जो फ्लो वर्क होता है वो हमारा H के बराबर होता है, यानी कि एंथैल्पी के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H1 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब इस टर्म की जगह हमने H1 लिख दिया, बाकी की सारी टर्म सेम है, और इसकी जगह हमने H2 लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। m को यानी कि मास को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मास को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया m z1g और यहाँ m v1 स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर देखिए h1 की जगह ये था हमारे पास u1 प्लस p1 vs1, लेकिन अगर हम m को u1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से m को स्मॉल u1 से, तो ये किसके बराबर होगा, कैपिटल u1 के बराबर होगा, क्योंकि u1 क्या होता है, इस u1 के डिवाइड में अगर मास चला जाएगा तो यही होगा। लेकिन अगर m को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैपिटल u1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कैपिटल u1 यहाँ पर लिख दिया। और इसी तरह से जो vs1 है, तो यहाँ पर देखिए हमने ये कुछ टर्म लिखी है, u इक्वल टू जो है mu के बराबर होता है, तो u को हम क्या लिख सकते हैं, u बाय जो m है। तो यहाँ पर हमने जो mu को है एक तरह से ये u1 लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाया, यानी कि u1 को mu1 लिख सकते हैं, u2 को mu2 लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी ये टर्म लिखी है, सेम है। और यहाँ पर जो v1 है वो m vs1 के बराबर होता है, ये हमने पहले भी देखा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है v1 बाई m होगा। तो यहाँ पर जब m vs1 होगा, यानी कि मास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा m vs1, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, v1, तो इसलिए p1 v1 यहाँ पर लिखा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पर v1 क्यों आया, क्योंकि मास जो है मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ कैपिटल u1 क्यों आया, क्योंकि मास जो है स्मॉल u1 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से यहाँ पर ये आया है। इसी तरह से जो है आप h1 को जो है mh1 सीधा लिख सकते हैं, या h2 को mh2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, H1 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह जो है H2 लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल H1 यहाँ लिखा जा सकता है और कैपिटल H2 यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि जैसे ही H1 था, मास को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो MH1 आता, तो MH1 को हम H1 कैपिटल लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम इनको अलग अलग से समझ रहे हैं वो तो समझने के लिए है, लेकिन अगर M को मल्टीप्लाई करते हैं तो H1 कैपिटल और यहाँ H2 कैपिटल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिलेशन हमारे पास बनती है, ये जो हमने सिस्टम के लिए निकाली है, तो यहाँ पर वर्क और हीट का इंटरेक्शन हमने शो किया है बस। और यहाँ पर जो प्लस माइनस के साइन है वर्क डन और हीट के साथ, ये डिपेंड करता है कि जो सिस्टम के अंदर हम हीट ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, वर्क डन को ऐड कर रहे हैं या उससे ले रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है, ये साइन जो है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये थी स्टेडी फ्लो प्रोसेस जो है, या स्टेडी फ्लो इक्वेशन हमने इसके थ्रू समझी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो समझने काफ़ी जरूरी थे, बेसिक्स हैं इसके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।